नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 25 अक्टूबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन की और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट फॉरेक्स रिजर्व्स। फिर हम डिस्कस करेंगे सी ग्रासेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सी ग्रासेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने पहले डिस्कस नहीं किया था उनके लिए नया टॉपिक रहेगा, और जो ऑलरेडी इसके रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं हमारे साथ उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सी ग्रासेस अगेन न्यूज़ में है तो हम उन्हें दोबारा से रिवाइज कर ले रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। कंटेस्ट ये है, रिसेंटली इंडिया के पास चेयरमैनशिप आई है गवर्नर बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि इंडिया इज नाउ द चेयरपर्सन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जिस व्यक्ति को इसकी चेयरमैनशिप दी गई है उनका नाम है अपूर्व चंद्र। ये इससे पहले लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी हुआ करते थे। ठीक है, ये फॉर द पीरियड अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 तक इस चेयरपर्सन की पोजीशन पर बने रहेंगे। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की दो गवर्निंग बॉडीज होती हैं, यानी कि दो इंपॉर्टेंट बॉडीज होती हैं जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे डिसीजन को लेती हैं। पहली आपकी होती है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, गवर्निंग बॉडी। ऑलराइट, ये क्या करती है, ये डे टू डे जो भी वर्क होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का उससे डील करती है आपकी गवर्निंग बॉडी। ठीक है, और जो बड़े एजेंडाज या फिर बड़ी पॉलिसीज को डिसाइड करने की बारी आती है तब वहां पर जो बॉडी काम करती है उसका नाम होता है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। इसकी हर साल में एक बार मीटिंग होती है, कहां पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑलराइट, और अगर हम गवर्निंग बॉडी की बात करें तो ये हर साल 3 से 4 मीटिंग कंडक्ट कराती रहती है। ठीक है, आपस में ये लोग मिलते हैं, डिसीजन लेते हैं और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम बारे में बात करें, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में जाएं तो इसका क्या मकसद है। देखिए, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, और जो वर्कर्स होते हैं उनके वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। टोटल इसकी अगर हम बात करें तो 187 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, यानी कि 187 कंट्रीज इसकी मेंबर है। मकसद क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो लेबर स्टैंडर्ड को सेट करना, पॉलिसीज को डेवलप करना जो लेबर वेलफेयर के लिए हो, फिर प्रोग्राम्स वगैरह को प्रमोट करना, डिसेंट वर्क्स फॉर वुमेन एंड मैन, इस चीज को इंश्योर करने का काम है इस ऑर्गेनाइजेशन का। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन इन 1947। ठीक है, कब ये मेंबर बन गया था यूनाइटेड नेशन का, तो 1946 में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ प्रिंसिपल्स को। तो देखिए, इसके कुछ कन्वेंशंस हैं और रिकमेंडेशन भी देने का ये काम करता है। Conventions are internationally treaties and are instrument which create legally binding obligations on the country that ratify them। ठीक है, तो इसके कुछ कन्वेंशंस भी होती हैं जो कि लीगली बाइंडिंग होती हैं, और ये कुछ रिकमेंडेशन भी देता है विच आर नॉट सो लीगली बाइंडिंग। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबल पीस प्राइज भी दिया गया था 1969 में। ऑलराइट, ये दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को रिलीज करता है। पहली आपकी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट और दूसरी आपकी सोशल आउटलुक ट्रेंड रिपोर्ट। ठीक है, और ये वाली जो सेकंड वाली है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद इंडिया इसका मेंबर कब बन गया था, तो इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। इट हैज़ बीन अ परमानेंट मेंबर ऑफ ILO गवर्निंग बॉडी सिंस 1922। अब आप बोलेंगे कि इसने तो यूएन की जो मेंबरशिप है 1946 में मिली थी, तो इंडिया जो है इसका मेंबर पहले से कैसे बन गया। देखिए, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो 1922 में ही बन गई थी, लेकिन उस टाइम पे आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन जैसी कोई बॉडी तो थी ही नहीं। यूनाइटेड नेशन तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बना, तो जब यूनाइटेड नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बना तो इस बॉडी ने इसके अंदर एक मेंबरशिप ले ली थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इंडिया हैज रेक्टिफायर 41 कन्वेंशन, जो इसकी अलग अलग कन्वेंशन हैं उसमें से 41 कन्वेंशन इंडिया ऑलरेडी रेक्टिफाई कर चुका है। अब चलिए चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड। फॉरेक्स रिजर्व यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, इसके रिलेटेड कंटेस्ट ये है कि रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द
RBI data, the currency's foreign exchange reserve touch a lifetime high of 555.12 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है ना, तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये होता क्या है फॉरेक्स रिजर्व, इसके बारे में हम थोड़े से बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व यानी कि दूसरे कंट्रीज की करेंसी जो कि रिजर्व है कहां पर, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास। ठीक है, अब दूसरे देशों की करेंसीज में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, तो देखिए डायरेक्ट जो हार्ड करेंसीज होती हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं, बॉन्ड वगैरह अगर परचेज हो, ट्रेजरी बिल्स वगैरह हो अगर किसी दूसरी नेशन के हमारे पास, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, तो इन सबको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस बेसिक पॉइंट को आप समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमें जो है बाहर से ऑयल को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो ऑयल को इंपोर्ट करना है हमें सऊदी अरेबिया से फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब सऊदी अरेबिया जो है वो रुपीज़ में आपसे पैसे नहीं लेगा। ठीक है, ये बोलेगा कि आपका जो रुपीज़ है इसकी कोई वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सऊदी अरेबिया बोलेगा कि आप हमें यूएस डॉलर दे। आपको पता होगा जो डॉलर है यूएस डॉलर वो काफ़ी वाइडली एक्सेप्टेबल करेंसी है, दुनिया में आप कहीं पर भी डॉलर लेके चले जाओ उसकी वैल्यू हर जगह रहेगी। ठीक है, तो अब इंडिया जो है डॉलर कैसे देगा, तो इंडिया मैनेज करेगा फॉरेक्स रिजर्व को। ठीक है, ये फॉरेक्स रिजर्व ही कैसे मैनेज करता है, तो हम ट्रेड वगैरह करते हैं उसके थ्रू हमारे पास जो है काफ़ी सारा फॉरेक्स रिजर्व आता है। ठीक है ना, हमारे कुछ इंडियंस है जो वो बाहर रह रहे हैं वो काफ़ी सारा पैसा जो है फॉरेक्स रिजर्व के रूप में यहाँ पर भेजते हैं। ठीक है, टूरिज्म वगैरह के लिए जो लोग आते हैं इंडिया में, टूरिस्ट वगैरह, तो वो भी काफ़ी सारे जो है डॉलर वगैरह लेकर आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का इंक्रीज होता है और हम जो है ट्रेड कर पाते हैं दूसरे देशों के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, यूएस डॉलर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हर कंट्री जो है अपने पास मैनेज कर कर रखती है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है यूएस डॉलर का। ऑलराइट, these assets serve many purposes but most importantly held to ensure that the central bank has backup fund if the national currency rapidly devalues become altogether insolvent. Alright, ठीक है ना, अगर हमारी किसी प्रकार से हमारी जो रुपए है, जो हमारी करेंसी है नेशनल करेंसी, उसको किसी प्रकार का हार्म होता है, इसकी वैल्यू जो है लगातार गिरती है और उसके अगेंस्ट हमारे पास काफ़ी अच्छा फॉरेक्स रिजर्व है, तो हमें फ़ायदा होगा, हमें थोड़ा सा बेनिफिट होगा। ऑलराइट, दूसरे देशों से कुछ भी चीज़ों को खरीदने के लिए। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व किन किन रूप में मैनेज किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले तो फॉरेन करेंसी एसेट जो कि डायरेक्ट हार्ड करेंसी होता है आपका, उसके बाद गोल्ड के तौर में भी आप फॉरेन रिजर्व को मैनेज करके रख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट, ये होते हैं, और उसके बाद होता है रिजर्व पोर्शन विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये चार चीज़ें होती हैं जिसके तौर पर फॉरेक्स रिजर्व को रिजर्व करके रखा जाता है। एक एक करके हम सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉरेन करेंसी एसेट। ठीक है, ये क्या होते हैं, दीज आर द वैल्यू बेस्ड ऑन करेंसी अदर देन अ कंट्रीज ओन करेंसी। ठीक है, यानी कि दूसरी कंट्रीज की जो करेंसी है, जो हार्ड कैश है हमारे पास दूसरी करेंसी का, यानी कि जैसे कि डॉलर का एक नोट वगैरह हो गए, उसे हम फॉरेन करेंसी एसेट में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, जो सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व में इंडिया के पास है तो वो फॉरेन करेंसी एसेट के तौर पर है। ऑलराइट, फिर इट इंक्लूड्स एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन यूएस यूनिट्स लाइक यूरोस। किस किस का फॉरेन करेंसी एसेट हमारे पास है, यूरोस का है, पॉन्ड का है, ठीक है, येन का है, इन सब का जो है फॉरेन करेंसी एसेट हम लोग मैनेज कर कर रखते हैं। ठीक है ना, जो कि नॉन यूएस यूनिट्स होती हैं, नॉन यूएस यूनिट्स यानी कि जो कि यूएस डॉलर्स नहीं है। ठीक है ना, अब करेंसी एप्रिसिएशन यानी कि करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता होगा डॉलर आप सुनते होगे, डॉलर स्ट्रांग हो गया है, यानी कि डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। ठीक है, वैसे ही करेंसी डेप्रिसिएशन यानी कि जैसे रुपए की आप बारे में सुनते रहते हो, रुपये आज इतना ज़्यादा गिर गया, यानी कि रुपए की जो डिमांड है वो कम हो गई। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है अपना फॉरेन करेंसी एसेट मैनेज करता रहता है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अब देखिए, ये किसी प्रकार की कोई करेंसी नहीं है, ना ही ये कोई बॉन्ड है, ये एक प्रकार का टोकन है। मान लीजिए कि आपको कल को डॉलर की ज़रूरत हो, ठीक है, आपको अगर डॉलर की ज़रूरत है तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाओगे आईएमएफ के पास। आप आईएमएफ के पास जाओगे और आईएमएफ क्या करेगा, पहले से ही जो भी मेंबर कंट्रीज हैं आईएमएफ की, उनको कुछ स्पेशल ड्राइंग राइट्स दे देगा। वो उनको बोल के रखेगा कि आप जो है अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े
तो ये हम आपको कुछ टोकन दे दे रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि 10 रुपये का एक टोकन दे दिया, ये टोकन लेके आप हमारे पास आइएगा, ठीक है, और हम आपके बदले आपको कोई भी जिस भी फॉरेन करेंसी की आपको ज़रूरत हो वो करेंसी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कौन कौन सी फॉरेन करेंसी जो है स्पेशल ड्राइंग राइट में इंक्लूड की गई हैं, तो देखिए यूएस डॉलर तो है ही, यूरो है, जापानीज येन है, चाइनीज योन है और ब्रिटिश पाउंड है, ठीक ना। ये सारी जो करेंसीज हैं ये स्पेशल ड्राइंग राइट में ली गई है, यानी कि अगर कभी इंडिया को यूरो की ज़रूरत है तो वो अपने स्पेशल ड्राइंग राइट का यूज़ करके यूरो को ले सकता है, कहाँ से, आईएमएफ से, ठीक है ना। इसी प्रकार अदर करेंसी को भी इंडिया ले सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है कि कौन कौन सी जो करेंसीज हैं वो स्पेशल ड्राइंग राइट में इंक्लूड की गई, ठीक है ना। आप मुझे बताइएगा कि चाइनीज करेंसी का एक और नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, ठीक है। बहुत फेमस सा नाम है, आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट ऑफ एसडीआर और एसडीआरआई इज द इंटरेस्ट पेड टू द मेंबर्स ऑन देयर एसडीआर होल्डिंग, यानी कि मैंने आपको बताया कि हर आईएमएफ जो क्या करता है टोकन वगैरह प्रोवाइड कर देता है, यानी कि हर कंट्रीज की जो है लिमिट डिसाइड कर देता है कि आपके पास जो है 10 टोकन है एसडीआर के, ठीक है। मान लीजिए कि लिमिट तय की है। अब मान लीजिए कि इंडिया को जो है इन 10 टोकन की जरूरत नहीं है, तो इंडिया क्या करेगा, इन टोकन को किसी और कंट्री को भी दे देगा, ठीक है ना। बोल सकता है कि अगर किसी और कंट्री को जरूरत हो तो इंडिया उस कंट्री को अपना एसडीआर दे सकता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आप क्या करें, एसडीआर को आप एक्सचेंज कर सकते हो, तो बिल्कुल आप एक्सचेंज कर सकते हो दूसरी कंट्रीज के साथ, ठीक है। अगर आप अपने एसडीआर को मैनेज करके रखते हो, मेंटेन करके रखते हो, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगली चीज होती है आपकी रिजर्व पोर्शन इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। रिजर्व पोर्शन यानी कि इसको एक और नाम से जाना जाता है रिजर्व ट्रेंच, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक पोर्शन होता है करेंसी का जो क्या करता है मेंबर कंट्रीज मैनेज करके रखते हैं, प्रोवाइड करके रखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, यानी कि अलग से एक फंड बना के रखता है हर एक देश, ठीक है। क्या करते हैं वो जो भी मेंबर्स हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, वो अपना खुद का एक रिजर्व बना के रखते हैं, ठीक है। और ये कहां पर जमा रहता है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जमा रहता है, ठीक है। जब भी कभी इमरजेंसी की सिचुएशन आए तो वो क्या करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में जाकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बोल सकते हैं कि हमारा रिजर्व ट्रेंच जो आपके पास है वो हमें दे दीजिए, हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसेंटली जो है इतना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का क्यों बढ़ा है, तो देखिए उसका रीज़न बिहाइंड है ड्यू टू द शार्प राइज इन फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी एसेट इंडिया के पास बहुत ज़्यादा नंबर में आ चुका है, ऑलराइट। तो इसी कारण इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व, ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी बढ़ गया है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सी ग्रासेस से रिलेटेड। क्या होती हैं सी ग्रासेस, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो लोग नए हैं मैं उनको बता देता हूं। ये आपका ओशियन है, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, ये ओशियन है। इसके जो बॉटम में जो लैंड होती है वहां पर उगने वाली ग्रासेस को हम बोलते हैं सी ग्रासेस, ठीक है। कंटेस्ट क्या है, रिसेंटली रिस्टोरेशन किया जा रहा है सी ग्रासेस का, कहां पर, तमिलनाडु कोस्ट में जो कि गल्फ ऑफ मन्नार में है, ठीक है। तमिलनाडु की जो बाउंड्री है इस प्रकार से अगर आप इंडिया को देखेंगे, ये इंडिया का मैप होगा, तो यहाँ पर जो है आपका तमिलनाडु स्टेट है और यहाँ पर ही आपकी गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। यहाँ पर आप रिस्टोरेशन कर रहे हैं सी ग्रासेस का। अब क्यों कर रहे हैं हम सी ग्रासेस का रिस्टोरेशन, ये क्यों ज़रूरी है, चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले तो सी ग्रासेस को समझते हैं कि सी ग्रासेस होती क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक प्रकार का फ्लोरिंग प्लांट है जो कहाँ पर उगता है, बॉटम ऑफ सी में ये उगता है या फिर ग्रो करता है, ठीक है। इसके लिए जो आइडियल सिचुएशन होती है वो होती है शैलो मैराइन वाटर्स लाइक बेस, जो बेस के पास पाया जाता है, या फिर लगून लेक्स जो वगैरह आपकी होती है वहाँ पर जो वाटर पाया जाता है, इसके लिए आइडियल सुटेबल सिचुएशन पैदा करता है, ठीक है। दीज आर टाइनी फ्लावर्स, शार्प स्ट्रेज लाइक और ओवल लीव्स इनकी होती हैं, ठीक है। इनका जो इवोल्यूशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, ये पहले क्या हुआ करते थे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हुआ करते थे, यानी कि ये लैंड पर ग्रो किया करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ इनमें इवोल्यूशन हुआ और अब ये क्या होते हैं, ये समुद्र के अंदर ग्रो करते हैं, ऑलराइट। अगर हम इनके फूड प्रोडक्शन की बात करें तो ये एग्जैक्टली जैसे कि आपके लैंड पर जो आपको जो प्लांट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं, सनलाइट को रिसीव करते हैं, सनलाइट की मदद से क्या करते हैं, अपनी फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या बनाते हैं, अपना खुद का भोजन बनाते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं। तो एग्जैक्टली सेम वैसी ही प्रोसीजर सी ग्रासेस के द्वारा की जाती है, ये भी ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है।
इनके अगर हम रिप्रोडक्शन की बात देखें कि किस प्रकार से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो पहली मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, जहां पर पोलन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द मेल प्लांट इज ट्रांसफर टू द ओवरी ऑफ फीमेल, ठीक है ना। और दूसरी मेथड होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, यानी कि जो नॉट्स वगैरह बने होते हैं प्लांट्स के, अगर इनकी स्टेम को हम कहीं और जाके ग्रो कर दें, ठीक है ना, तो उसमें से भी नया प्लांट उग आएगा, वो होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। ऑलराइट, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इनके दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन ये शो करते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनका सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा क्यों हम चाह रहे हैं कि हम इनको रिस्टोर करें। सबसे पहली बात तो इन्हें बोला जाता है द लंग्स ऑफ द सीज, ठीक है, इन्हें लंग्स ऑफ द सीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम लंग्स ऑफ द सी? तो जैसा कि हमने देखा, ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती हैं और बहुत ज़्यादा नंबर में ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जहां पर ये क्या करते हैं, कार्बन को अपने अंदर ट्रैप करके रखते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। टन्स ऑफ दी 83 मिलियन टन्स जो कार्बन है वो इन्होंने अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये कार्बन को भी एटमॉस्फेयर से कम करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, ऑलराइट, मेंटेन करते हैं वाटर क्वालिटी को, ऑलराइट, ट्रैपिंग द फाइन सेडिमेंट्स एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द वाटर कॉलम एंड इंक्रीज वाटर क्लैरिटी, इस प्रकार का काम करते हैं। साथ ही साथ कोरल लीव्स अगर इनके आसपास पाई जाती हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है, सी ग्रासेस क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर कर देती हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज वगैरह क्या करती हैं, बहुत सारा जो न्यूट्रिएंट है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट वगैरह रिलीज करती हैं, उसके कारण कई बार लॉस देखने को मिल सकता है। तो कोरल लीव्स को न्यूट्रिएंट फिल्टर करके ये प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। फिर सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का बहुत अच्छा जरिया है ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं एज अ फूड फॉर वेरियस ऑर्गेनिक लाइफ प्रेजेंट इन द ओशन लाइक फिशेज, ऑक्टोपस, श्रिम्प्स, इन सबको फूड प्रोवाइड करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एनिमल है जिसका नाम है सी काउ या फिर दुगोंग्स जिसे हम कहते हैं, या फिर ग्रीन टर्टल जो होते हैं, जो कि मेनली क्या होते हैं, आपके वेजिटेरियन होते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा फूड का सोर्स होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट उम्मीद है आपको क्लियर होगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं जो आपके स्मॉल मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, स्मॉल मैराइन ऑर्गेनिज्म जाके छुप जाते हैं सी ग्रासेस में, और सी ग्रासेस काफ़ी डेंस होती हैं, तो जो बड़े एनिमल्स होते हैं जो उनके शिकार करते हैं छोटे जानवरों का, उन्हें वो देख नहीं पाते हैं और उनको लिए एक आइडियल नर्सरी की साइट बन जाती है ये, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का डिस्कशन, उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो ज़रा, ठीक है ना, अगर किसी को भी इस चीज़ के पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो वो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। पीडीएफ नोट्स जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे व्हाट्सएप चैनल के, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, लोग पूछते रहते हैं कि इसके नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप पर सिर्फ आपको व्हाट्सएप इसी के नोट्स नहीं मिलेंगे डेली का, और भी बहुत सारा जो है वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड होते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर द डिस्कशन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड लक।